आज का जो टॉपिक है वही जो चल रहा है। बेसिकली आज के टॉपिक के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि डेविस ने किस प्रकार से अपना जियोमॉर्फोलॉजिकल जो साइकिल का जो सिस्टम है वो प्रस्तुत किया है। यानी एक विद्वान है जिनका नाम विलियम मॉरिस है। उन्होंने कैसे बताया है कि कैसे एक स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इरोजन होकर एक प्लेन सरफेस या एक मैदान में तब्दील हो जाता है। तो उसी को एक सिस्टम के अनुसार उन्होंने बताया है और कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे उन्होंने समझाया है, उसको हम देखेंगे। तो कल की जो स्लाइड्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ रखी है उनको मैं चला देता हूँ। अर्थ क्या होता है क्लियर हो चुका है कि एक डायनामिक प्रोसेस है जिससे कोई चट्टान घिसती रहती है, कटती रहती है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें ले जाकर किसी एक निश्चित स्थान पर उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है, निक्षेपित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की डायनामिक जो प्रोसेस होती है, गतिशील या गत्यात्मक जो प्रक्रिया होती है, उसे हम अपरदन के नाम से जानते हैं। लैटिन वर्ड इरोडायर, रब एंड ग्नेव। ए डायनामिक प्रोसेस हिमानी और ग्लेशियर्स बाय अंडरग्राउंड वाटर, वेव्स, एयर एंड रिवर्स वियर एंड कट होते हैं, ट्रांसफर्ड होते हैं और ट्रांसपोर्टेड होते हैं और फिर लास्ट में उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसे हम इरोजन कहते हैं। इरोजन के अलग अलग प्रकार किस प्रकार से होते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन, कोरोजन क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, ये सब क्लियर हो चुके हैं। डिफ्लेशन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। गुह्याकन या कैविटेशन, उसके बाद हमने लास्ट जो क्लास में बात की थी प्लकिंग के बारे में बात कर रहे थे कि प्लकिंग क्या होता है या उत्पादन जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल या इरोजन साइकिल। तो इरोजन साइकिल जो है सबसे पहले या फिर कह दीजिए कि सबसे बेस्ट तरीके से जो प्रस्तुत करने का जो कार्य किया था वो किया था, अलग अलग आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जेम्स हैटन नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने 1785 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक रूपतावाद। ये एक रूपतावाद का जो सिद्धांत है वो कहता है कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई भविष्य है। उन्होंने ये कोटेशन अपनी बुक के अंतर्गत बताया और कहा जाता है कि यहीं से हमारा जो इरोजन का जो साइकिल है वो स्टार्ट होता है या इरोजन के बारे में हम सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद मॉरिस आए, लेकिन जो जेम्स हटन का ये जो वर्ड है जो दे रखा है, नो वेस्टेज ऑफ ए बिगिनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। अब इसका अर्थ क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, ये कहता है एक यूनिफॉर्मेलिटी क्या होती है या लॉ ऑफ यूनिफॉर्मेलिटी या मेथड ऑफ यूनिफॉर्मेलिटी या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मेलिटी, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कहते हैं कि न तो कोई आदि का लक्षण है, आदि का लक्षण यानी प्रीवियस में क्या हो चुका है उसके कोई प्रूफ अभी अवेलेबल नहीं है, और भविष्य में क्या होगा या अंत किस प्रकार से होगा ये पहले नहीं बताया जा सकता। यानी पहले क्या हुआ इसके कोई लक्षण नहीं है, यानी एकदम प्लेन हो चुका है। वो कहता है कि आज जहां पर पहाड़ है, जहां पर माउंटेन है, क्या वहां पर पहले से माउंटेन थे, ये नहीं कहा जा सकता। और जहां पर आज माउंटेन है, क्या वह भविष्य में वहीं पर माउंटेन बना रहेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। यानी कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी स्थान पर है या रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता। ऐसा वो जेम्स हैटन ने 1785 में कहा। फिर उसके बाद 19th जो सेंचुरी है, उनका जो लास्ट डिकेड है, यानी लास्ट के जो
10 इयर्स या फिर उसको अंतिम दशक कह सकते हैं, यानी 1899 का आएगा। 1899 जो है, यानी 19वीं सदी जब खत्म होने वाली थी, उस समय 1899 में आगे आएगा जिक्र। सन 1899 में विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। उन्होंने एक जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि कोई भी स्थलाकृति यानी जो लैंडस्केप है, या फिर हम कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अर्थ हो गया कि वो पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, मैदान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी जियोमॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, उसका निर्माण और विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से वो बनता है, ग्रोथ करता है, और लास्ट में वह बिगड़ जाता है या उसका एंड हो जाता है। यानी जो स्ट्रक्चर है उसकी भी एक प्रोसेस है। जैसे एक छोटा जो बालक होता है, वो इन्फेंट एज में होता है, फिर वो आपके इन्फेंट से कह सकते हैं कि वो एक चिल्ड्रन बालक के रूप में आता है, फिर वो एक यूथ बनता है, यूथ के बाद वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो कह सकते हैं कि ओल्ड एज वो प्राप्त करता है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से वो एक एज को पार करता है। तो उसी प्रकार से जो लैंड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो भी इसी प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो कोई भी जो लैंड स्ट्रक्चर है, उसे कई स्टेजेस में से गुजरना होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा। अब उस स्टेजेस में क्या होता है कि कुछ प्रोसेस होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने कहा कि कुछ इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं और कुछ होते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है। अब पृथ्वी पर हमने बार-बार पढ़ा है कि 2 प्रकार के बल, 2 प्रकार के फोर्सेस वर्क करते हैं। एक होता है इंडोजेनेटिक और दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक बल या जो फोर्सेस है, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होते हैं, वो क्या करते हैं, धरातल को मिसबैलेंस करते हैं, विषमता लाते हैं। कहीं पहाड़ बना दिया, कहीं पर गड्ढा बना दिया, कहीं पर पठार बना दिया। तो इस प्रकार के मिसबैलेंस करने का जो वर्क होता है, वो इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा किया जाता है। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करते हैं कि जो इंडोजेनेटिक फोर्स ने जो विषमताएं लाई है, उसको वो साफ करने का काम करते हैं। यानी वो उसमें उसको यूनिफॉर्म बनाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि इंडोजेनेटिक फोर्स क्या है, तो इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा माउंटेन्स क्रिएट हो गया, प्लेट्यू बन गया, या कोई डिप्रेशन, गर्त बन गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, तो प्लेन सरफेस पे आपने माउंटेन क्रिएट कर दिया, प्लेट्यू क्रिएट कर लिया, प्लेन क्रिएट कर दिया, डिप्रेशन बना दिया, तो ये आपने मिसबैलेंस कर दिया। ठीक है। अब जो अब इसके अंदर ये इंडोजेनेटिक जो फोर्सेज है, उसमें कौन-कौन से फोर्सेज रहेंगे, तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेज जितने भी रहेंगे, यानी पृथ्वी के अंदर घटित होने वाले पटल विरूपणीय घटनाएं, कोई भाग ऊपर उठ रहा है, कोई भाग नीचे धस रहा है, कोई सबमर्ज हो रहा है, कोई कह सकते हैं आपके अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। कहीं पर माउंटेन क्रिएट हो गया, कहीं पर प्लेट्यू क्रिएट हो गया, कहीं वोल्केनो की एक्शन आ गई, लावा निकला और वहां पर प्लेट्यू बन गया। लावा से कह सकते हैं कि वहां पर कॉन शेप के माउंटेन बन गए। इसी प्रकार से अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक ने वहां पर अर्थ के ऊपर, अर्थ के क्रस्ट पर थोड़ा सा क्रैक ला दिया। तो ये जो इस प्रकार के जो वर्क होते हैं, वो कौन करता है, इंडोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात बल। अब बहिर्जात बल क्या करता है, इसको काट दे, पहाड़ है तो काटो इसको, क्यों बना है, इसको हम समतल बनाएंगे, एकदम यूनिफॉर्म बनाएंगे। कोई गड्ढा है तो ये काटे हुए जो पदार्थ है, यहाँ से जो पहाड़ काटेंगे तो पहाड़ काटने के बाद जो कचरा रहेगा कहाँ डालेंगे, गड्ढे में डालेंगे। इसको प्लेन बनाओ, ये एकदम प्लेन। तो दोनों ही जो वर्क होते हैं, बराबर तरीके से वर्क करते हैं। एक खड्डे खोदता है तो दूसरा खड्डे को भरता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है।
ठीक है। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं विषमताएं लाते हैं, और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं वो वापस उसको क्या समतल मैदान बना देते हैं। क्लियर? तो इस स्थिति में समय की विभिन्न अवस्था से गुजरते हुए, यानी टाइम की विभिन्न ड्यूरेशन से गुजरते हुए तरुण यानी इन्फेंट एज कह सकते हैं, उसके बाद वो मैच्योर होगा और उसके बाद ओल्ड एज में जाएगा। उसमें तरुण एज में क्या होगा, एक पहाड़ बना। प्रौढ़ मैच्योरिटी में वो मैच्योर हो गया और जीर्ण अवस्था में वो क्या गया, टूट गया। ठीक है, इसी को एक उदाहरण की तरह देखते हैं। तरुण अवस्था में जो हमारे फोल्डेड माउंटेन होते हैं, वो तरुण अवस्था में वर्ल्ड्स न्यूएस्ट एंड टेलेस्ट माउंटेन, सबसे नवीनतम जो पर्वत होते हैं वो होता है फोल्डेड माउंटेन। तो सबसे नए जो पर्वत है वो फोल्डेड माउंटेन, तो वो तरुण अवस्था में। अब प्रौढ़ अवस्था में यानी मैच्योर हो रखे हैं, तो मैच्योर अवस्था में कह सकते हैं कि कोई कैनेडियन शील्ड को लिख सकते हैं कि कैनेडियन शील्ड है वो मैच्योर अवस्था में है। या फिर हमारे जो पेनिसुल जो एरिया है, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहां पर आपको कई पहाड़ मिलेंगे जो मैच्योर है। और अगर बात करना है जीर्ण अवस्था में, तो अरावली का बात ली जा सकती है, वो रेजिडुअल माउंटेन के अंतर्गत आएगा। ब्लॉक माउंटेन है जो आपको मेच्योरिटी में आएंगे। तो फोल्डेड माउंटेन इज न्यूएस्ट माउंटेन, तो सबसे न्यू यानी वो तरुण अवस्था में। फिर उसके बाद वो आएंगे प्रौढ़ अवस्था में, और जीर्ण जो अवस्था रहेगी, लास्ट की जो अवस्था रहेगी, उसमें वो रेजिडुअल माउंटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी ये प्रोसेस चलती रहती है। तो रेजिडुअल के बाद में क्या होगा, वो काट काट के एकदम प्लेन कर दिया जाएगा, वहां पर काट था या नहीं ये पता नहीं चलेगा। तो ये प्रोसेस जो है लगातार चलती रहती है, और इसी प्रोसेस को उन्होंने, किसने, विलियम मॉरिस डेविस ने जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल या भौगोलिक चक्र के माध्यम से समझाया है। क्लियर? इंग्लिश में देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिज्म दी किसने, जेम्स हटन ने 1785 में। देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ द बिगनिंग नोर द फ्यूचर ऑफ द एंड, यानी नो वेस्टेज ऑफ ए बिगनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड, यानी न तो पहले क्या हुआ उसका पता है और भविष्य में क्या होगा ये भी नहीं पता। इन द लास्ट डिकेड of the 19th century, William Morris Davis conceptualized the भौगोलिक cycle, यानी geomorphological cycle, representation of the geomorphological cycle. The construction and development of any topography takes place in historical order. He has to go through many stages. Inherent force यानी इंडोजेनेटिक फोर्स जो विषमताएं लाता है, और जो एक्सोजीनियस या एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो होते हैं वो समानता लाने का प्रयास करते हैं। पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द टाइम, तरुण इन्फेंट, एडल्ट यानी मैच्योर, एंड क्रॉनिक यानी ओल्ड, ए हाई राइज मल्टीपार्ट टर्न्स इनटू ए फ्लैट ग्राउंड बाय वेदरिंग एंड इरोजन, यानी इन तीन अवस्थाओं से गुजरते हुए एक ऊंचा उठा हुआ भाग, एक ऊंचा उठा हुआ भाग जिसे कि हम मान लेते हैं पहाड़, वह अपक्षय तथा अपर्दन द्वारा समतल मैदान में बदल जाता है। इसी को अपर्दन चक्र कहा जाता है। यानी एक ऊंचा उठा भाग किस प्रकार से अपर्दन और अपक्षय से कटता हुआ बदल जाता है एक मैदान में, यही है जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल जिसे डेविस ने समझाया। बढ़ते हैं आगे। डेविस का भौगोलिक चक्र क्या है? डेविस ने 1899 में 1899 में इस जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल को प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि जो भौगोलिक चक्र है समय की वह अवधि है, भौगोलिक चक्र समय की
वह अवधि है तो वो कहते हैं कि भौगोलिक चक्र यानी जियोमॉर्फोलॉजिकल जो साइकिल है, समय की वह अवधि है, समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड का यानी कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, उत्थित भूखंड का अर्थ हो गया कि माउंटेन है, ठीक है? भौगोलिक चक्र वह अवधि यानी वह टाइम ड्यूरेशन। तो ये स्टेजेस जैसे कि माउंटेन बना, तो उस स्टेजेस को मैंने यहाँ पर 2, 1, 2 एंड 3 टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड कर दिया। उसने जन्म लिया, वो जवान हुआ और वो मर गया या बूढ़ा हो गया। तो ये स्टेजेस मैंने बना दिया। तो जिसमें एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा, प्रक्रम का अर्थ होता है प्रोसेस, ठीक है? तो अपरदन के प्रक्रम या एजेंट्स कह सकते हैं। तो अपरदन के एजेंट्स कौन-कौन से हैं? एजेंट्स हवा है, पानी है, ग्लेशियर्स है, ओशियन वेव्स है, उनके द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है, जिसकी कोई आकृति नहीं, एकदम फ्लैट जो प्लेन है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कैसे एक माउंटेन धीरे-धीरे कटता हुआ, धीरे-धीरे कटता जाएगा और लास्ट में जहाँ पर एक पर्वत था, वो पर्वत कन्वर्ट हो जाता है एक प्लेन में। तो यही जो पर्वत, जो माउंटेन्स है, कन्वर्ट हो जाता है प्लेन में। तो प्लेन में कन्वर्ट एकदम से अचानक नहीं होता है कि हम रात को सोए और सुबह देखा तो पर्वत की जगह मैदान था, ऐसा नहीं। ये प्रोसेस होती है, काफ़ी लंबी प्रोसेस चलती है और स्टेजेस में चलती है। जैसे कि माउंटेन था, पहले फोल्डेड माउंटेन था, फिर वो कह सकते हैं कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे बूढ़ जवान होगा यानी मैच्योर्ड माउंटेन बनेगा और फिर लास्ट में करते-करते जब उसका काफ़ी इरोजन हो जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा तो वो रेसिडुअल यानी अवशिष्ट जो पर्वत है, उसमें बदल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये चलती रहती है, लगातार चली चलती रहती है और उसे ही कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल। आगे वो कहते हैं कि स्थल रूप का निर्माण एवं विकास पर स्थल रूप यानी जो लैंड फॉर्म्स जो है, उसका निर्माण और उसका विकास, संरचना यानी स्ट्रक्चर, प्रक्रम यानी उसके जो एजेंट्स हैं, प्रोसेस और समय यानी अवस्था का प्रभाव होता है। और यही 3 वर्ड आपको याद रखने हैं कि अपरदन क्या है या अपरदन चक्र क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। यह है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या था? एक माउंटेन। प्रोसेस, प्रोसेस क्या हो रहा है? इसका इरोजन हो रहा है और ये इरोजन हो रहा है टाइमली। फर्स्ट स्टेज, 2 स्टेज एंड 3rd स्टेज। और उसके बाद क्या बनता है? एक प्लेन मैदान बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो साइकिल है वो लगातार चलता रहता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया है और कहा है, इंग्लिश में आप समझ जाएँगे। इंग्लिश में कहेंगे ए लैंडस्केप इज़ ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। स्थलाकृति जो है वो संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और इसी को डेविस के त्रिकूट, ट्रायोज ऑफ डेविस कहा जाता है। क्वेश्चन जो पुट अप होता है वो यहीं से होता है कि डिफाइन द ट्रायोज ऑफ डेविस। डेविस के त्रिकट क्या है? या डेविस के त्रिकूट क्या है? या डेविस के त्रिरत्न क्या है? तो डेविस 3 वर्ड पर जोर देता है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। कि एक स्ट्रक्चर विभिन्न प्रोसेस से टाइम लेते हुए एक प्लेन सरफेस में बदल जाता है। ऊपर वाला कोटेशन देख लीजिएगा। समय की वह अवधि है जिसमें
वह अपर्दन के प्रक्रम द्वारा समतल मैदान में बदल जाता है। एक स्ट्रक्चर टाइम के साथ विभिन्न प्रोसेस से, इरोजन एंड वेदरिंग की प्रोसेस से एक मैदान में बदल जाता है और इसी को कहा जाता है ट्रायोज ऑफ डेविस। बढ़ते हैं आगे। वो कहते हैं कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। ए लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये क्लियर है कि किस प्रकार से एक स्थल रूप विभिन्न प्रोसेस और टाइम लेते हुए एक प्लेन सरफेस या प्लेन मैदान में कन्वर्ट हो जाता है। बढ़ते आगे। किसने दिया? द रेंडरिंग बाय डेविस इन 1899। The geographic cycle, the geomorphological cycle is period of time which a range thought is affected by the process of erosion and turns into a shapeless plain. On construction and development of topography, structure, process के अंतर्गत आएंगे आपके factor of erosion, then time को लिखा है stages, has an effect का प्रभाव होता है। स्ट्रक्चर इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, यानी ए लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ठीक है, तो ये है आपका डेविस का जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल। अब हम उसकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, विभिन्न स्टेजेस को देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस है। ठीक है, डेविस जनरल थ्योरी इज दैट लैंडफॉर्म undergo gradual changes in terms of time. The geographical cycle model is based on following assumption, यानी ये जो साइकिल है ये कुछ मान्यताओं, कुछ बिलीफ्स को लेकर चलता है कि अगर ऐसा माना जाए तो ये जो वर्ड लिया है कि स्थल रूप जो होता है वो संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी, कुछ एज्यूम्शन किया उन्होंने कि कैसे ये प्रोसेस चलेगी। तो वो कहते हैं कि टोपोग्राफी इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडोजेनियस एंड एक्सोजेनेटिव फोर्स, यानी जितनी भी जो टोपोग्राफी होती है या जो स्थल रूप होते हैं वो अंतर्जात और बहिर्जात बल का जो पारस्परिक क्रिया होती है उसका प्रतिफल होता है। यानी इंडोजेनेटिक फोर्स मिसबैलेंस करते हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होता है वापस उसको बैलेंस करने का वर्क करता है। हिंदी में वापस आएगा, निश्चिंत रहे। द इवोल्यूशन ऑफ टोपोग्राफी is in such a way that a systematic and ordered sequence of topographies is produced corresponding to change in environmental condition. The appearance of topographies corresponds to change in environment conditions. कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है और कहता है कि स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। ये मैं क्लियर कर चुका हूं पहले से ही। भौगोलिक चक्र का जो मॉडल है कुछ मान्यताओं पर आधारित है, कुछ बिलीफ्स लेकर चलता है। वो कहता है कि जो स्थल रूप है वो अंतर्जात तथा बहिर्जात जो बल है, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस है उनकी पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। स्थल रूपों का विकास एक क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है। अर्थात स्थल रूपों का जो स्वरूप है वो पर्यावरण में, पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। यानी बिल्कुल पता नहीं चलता है
कि कब किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, एकदम स्लोली विभिन्न दिशाओं से गुजरते हुए जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि वो कहते हैं कि जो नदियां हैं वो अपनी घाटियों को तब तक गहरा करती है जब तक कि वे प्रवणित या क्रमबद्ध या ग्रेडेंट ना हो जाए। कहने का अर्थ है कि नदी नदी जब कह सकते हैं कि नदी थोड़ी सी गड्ढे में चलती है, आपने देखा होगा। नदी जो होती है थोड़ी से गड्ढे में चलती है। नदी के दोनों तरफ के जो किनारे होते हैं काफी ऊंचे होते हैं और नदी थोड़ी से गड्ढे में नजर आती है। अगर आप उस रास्ते में अगर किसी मिट्टी को, उसका एक बेस होता है, उसका एक आधार तल होता है, तो बेस लेवल के बीचों बीच में अगर आप मान लीजिए वहां पर आपने 2 4 15 20 टोली आपने रेत भी डाल दी, लेकिन कुछ समय आप बात देखोगे कि जितनी भी रेत आपने डाली है उतनी ही रेत को उसने डिस्प्लेस कर दिया, वो अपने बेस लेवल को पुनः प्राप्त करती है। तो जब तक वो एक ग्रेडेड वे में नहीं आ जाती, यानी आसानी से उसका जो पानी है वो फ्लो करना नहीं रहे या बीच में रुकावट दूर ना हो जाए, तब तक वो उस नदी को काटती रहती है। वो जब तक प्रवणित नहीं हो जाए, वो ग्रेडेड नहीं हो जाए, तब तक वो नीचे से जमीन को काटती है। अब जैसे ही उसको पता चल जाता है कि मेरा बेस लेवल आ गया, ठीक है, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाता हूँ कि नदी जो है किस प्रकार से काटती है। अब नदी जो है, यहाँ पर देख लीजिए, ये नदी की घाटी है, मान लीजिए ये, यहाँ पर मैं पेड़ बना देता हूँ ताकि पता रहे कि हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे मकान है और नदी जो है वो इस प्रकार से चल रही। तो जो नदी होती है वो सबसे पहले क्या होगी, वो नीचे से काटेगी, यानी जब तक वो बेस लेवल को नहीं प्राप्त करती है वो क्या करेगी, इरोजन करेगी, जमीन को काटती जाएगी नीचे से नीचे गहरी, यानी अपनी जो घाटी है, अपनी जो वैली है उसको वो गहरा करेगी। और जैसे ही उसका बेस लेवल आ गया और आराम से वो बहने लग गई, उसके बाद वो लेटरल इरोजन करेगी, यानी यहाँ से काटना करेगी। यानी नदियां जो हैं पहले गहराई की ओर काटती है, यानी गहराई, उसको गहराई की ओर काटेगी और उसके बाद जब उसने ग्रेडियंट लेवल को प्राप्त कर लिया है, उसके बाद वो साइड में से काटेगी, यानी जो नदी की जो घाटी है वो चौड़ी होगी। तो इसी चीज को वो समझाने का, यानी पूर्व पूर्व जो मान्यता लेकर चलता है, इस प्रकार की प्रोसेस चलती है। इस स्थिति की प्राप्ति के बाद नदियां पार्श्विक अपरदन द्वारा घाटी को चौड़ा करती है। पार्श्विक यानी लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन जो होगा वो बाद में होगा। ठीक है, सबसे पहले वर्टिकल इरोजन होगा, वर्टिकल इरोजन होने के साथ उसकी जो घाटी है वो चौड़ी होगी, उसके बाद लेटरल इरोजन स्टार्ट होगा, ऐसा वो मान के चलता है। फिर वो कहता है कि जब तक स्थलखंड के उत्थान का कार्य समाप्त नहीं होता, जब तक स्थल खंड के उत्थान का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, अपरदन प्रारंभ नहीं होता है। वो कहता है कि कोई स्ट्रक्चर अगर खड़ा है, कोई स्ट्रक्चर अगर खड़ा है तो उसने अपनी टोटल हाइट को बना लिया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पहले लैंड जो स्ट्रक्चर है बनेगा, उसके बाद कि पूरा का पूरा बन गया है, अब कोई गुंजाइश नहीं है कि ये एक और ऊंचा होगा, उसके बाद ये इरोजन का कार्य स्टार्ट होगा। कहने का अर्थ है कि जब तक कोई लैंडस्केप पूरी तरीके से नहीं डेवलप नहीं होता, तब तक इरोजन का वर्क स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा डेविस कहता है। यानी जो इरोजन का वर्क होता है वो वेट करता है कि कब ये पूरा बन जाए, उसके बाद में इसको काटना शुरू करोगे। थोड़ा थोड़ा सा विश्वास नहीं होता, लेकिन उन्होंने कुछ बिलीव्स को लेकर अपना ये सिस्टम, अपना जो ये मेथड या फिर कह सकते हैं कि जो सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया। तो ये कुछ बिलीफ्स लेकर वो वर्क करता है और इसी बिलीफ्स के साथ वो अपने भौगोलिक चक्र को प्रस्तुत करता है। किस प्रकार से प्रस्तुत करता है? सबसे पहली मान्यता, जैसे ही भूआकृतिक प्रक्रम, यानी जियोमॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेस है,
समय के साथ कार्यशील होते हैं। जो लैंडस्केप में है उसमें कंटिन्यूअसली क्रमिक रूप से परिवर्तन होते हैं कि सामान्य आंतरिक व बाह्य पर्यावरणीय दशाओं में स्थल रूपों का एक व्यवस्थित रूप विकसित होता है। यानी इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो फोर्स होता है वो मिलकर जो लैंडस्केप है उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है जिसमें अपर्दन या अनाच्छादन यानी डेनुडेशन का जो वर्क है या जो डिपोजिशन का जो वर्क है उसको हम शामिल करते हैं। यानी अगर हम डेनुडेशन करते हैं तो उसके अंदर आपका अपर्दन भी आएगा, अपक्षय भी आ जाएगा और निक्षेपण भी आ जाएगा। यानी इरोजन, वेदरिंग एंड डिपोजिशन इन तीनों को मिलाएं तो हमारा डेनुडेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? और जब आंतरिक दशाओं की बात करते हैं तो उसके अंदर एंडोजेनेटिक फोर्स को बताया जाता है। उसके बाद और इसी सिस्टम के बाद यानी जो इन्होंने जो मॉडल दिया उस मॉडल के बाद इसी मॉडल पर अपर्दन का सामान्य चक्र, सागरीय अपर्दन चक्र, काष्ठ अपर्दन चक्र जो बीती ने दिया था, परिहिमनी जो अपर्दन चक्र है ये कुछ सिस्टम्स है। परिहिमनी को कहते हैं पेरिग्लेशियर साइकिल ऑफ इरोजन जो चला वो धीरे-धीरे कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो सिस्टम यानी ये बेस था, इस बेस के बाद अलग-अलग प्रकार के सिद्धांत हुए। अब भौगोलिक चक्र समय की एक अवधि होता है, जिसके दौरान हमने देखा है कि एक उचित भूखंड जो है, वो विभिन्न प्रक्रमों द्वारा एक आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए कहा है, आगे की स्लाइड में मैं काफ़ी ईज़ी तरीके से आपको इसी चीज़ को स्पष्ट करूँगा, कि किस प्रकार से एक जो स्ट्रक्चर है वो धीरे-धीरे एक प्लेन सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? तो डेविस ने यहाँ से आपको थोड़ा-सा ईज़ी मैंने कर दिया है। तो स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है, ये क्लियर हो चुका है। यानी संरचना, प्रक्रम और समय, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम को हम डेविस के ट्राइकट कहते हैं या ट्रायोज कहते हैं। डेविस का जो ये इरोजन साइकिल है, वो स्थल खंड के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान जो होता है काफ़ी छोटा होता है, यानी जो डेवलपमेंट जो लैंडस्केप जो डेवलप हो रहा है, वो काफ़ी यानी बहुत कम समय में वो डेवलप हो जाता है, लेकिन जो उसका जो इरोजन होता है, वो काफ़ी लंबा होता है। और जब तक उत्थान चलता रहता है, अपर्दन प्रारंभ नहीं होता। जब तक आपका डेवलपमेंट चलेगा, ग्रोथ चलेगी, तब तक इरोजन का वर्क स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है, अपर्दन प्रारंभ होता है और जो साइकिल के एंड तक ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसी को उन्होंने 3 अवस्था में बाँटा है। तो डेविस proposed that the structure is the result of structure, process and time. Structure, process and the time or stage is known as Davis trios. Davis erosion cycle begins with the uplift of in a terrain regeneration period. क्लास खत्म हो जाएगी तब तक आप मैं सारी स्लाइड्स को चला देता हूँ। अधूरा पूरा अगली क्लास में ही till the end of the cycle. They have divided the stages into the 3 parts. तो 3 parts कौन-कौन से हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत क्लियर करेंगे। अटेंडेंस का फॉर्म भर दीजिएगा और इसको हो सके तो वापस पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।